हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका। आज हमारा एजेंडा है कि हम ओएमएसएम का जो एसएम वाला पार्ट कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 3 करें। किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं कि चैप्टर 1 2 4 हम कर चुके हैं। आज हम केवल चैप्टर 3 करेंगे और आज के इस चैप्टर 3 के बाद हमारा 40 नंबर का जो कंटेंट है वो पूरा हो जाएगा। अब आने वाले हफ्तों में जब ओएमएसएम का वीक दोबारा शुरू होगा तो आपको ओएम कराया जाएगा। आज एसएम यहां पर पूरी तरह से अंत हो लेगा। तो जिसने भी अभी तक क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखी वो जरूर देख ले। ऐसा नहीं है कि पहले वो ही देखनी पड़ेगी, ये वाली आप कंटिन्यू रखिए, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ ना आए, आपको सब कुछ समझ आएगा। मैं बस इन्फॉर्म कर रहा था आपको कि 1 चैप्टर, 4 चैप्टर और 2 चैप्टर हैव बीन डन। तो अगर आपने नहीं करें तो वो भी आप कर लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, आज का जब सेशन एंड होगा तो वहां से हमारा फास्ट ट्रैक बैच भले ही एंड हो जाए एसएम का, लेकिन आपकी जिम्मेदारी दोस्तों असली यहां से शुरू होती है। आपकी जिम्मेदारी यहां से प्रारंभ होती है। आपकी जिम्मेदारी यहां से बढ़ती है। कैसे? कि अब आपको घर पर देखना है कि स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस और पास्ट ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस आप कर पाते हो कि नहीं। इस ओएमएसएम में जो एसएम वाले समरी नोट्स हैं वो तो आपको यूट्यूब पे मिल गए होंगे मेरे लाइव सेशन के साथ ही। लेकिन अगर आप डिटेल्ड एसएम पढ़ना चाहते हैं तो वो किताब भी coceducation.com के ई बुक सेक्शन में अवेलेबल है। वहां से आप निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो समरी भी आपके पास हो गई और आपके पास डिटेल्ड नोट्स भी हो गए। इंस्टीट्यूट की किताब के चैप्टर को मैंने अपने अरेंजमेंट में अलग अलग कॉन्सेप्ट में डिवाइड करा है। लगभग 40-45 कॉन्सेप्ट आज के हमारे इस चैप्टर में है। अब आइए इसको शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत आप सबका एक बार फिर चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। आइए, स्वागत है आपका। यह है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। जो पहला ही क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा है। आप मानेंगे नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको पहला सवाल देखकर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये सच है कि स्ट्रैटेजी अच्छी बना लेने से इस बात की गारंटी नहीं होती कि स्ट्रैटेजी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट भी होगी। बिल्कुल करेक्ट है ये बात। Is it true that successful strategy formulation does not guarantee successful strategy implementation? Absolutely yes. Because we need to have solutions of our problems. We need to solve complexities in the task of implementation. ये बहुत आसान है और बहुत इजी लगता है प्लान बनाने के बाद उसको फॉलो करना, लेकिन when it comes to actual implementation it becomes very difficult to implement it. Correct? चलिए, व्हाट इज प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। अब मैं यहां पर फिर आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आपने यहां पर निबंध लिखने की कोशिश करी तो बहुत कलेश हो जाएगा। आपने यहां पर कोई निबंध नहीं लिखना है। आपने यहां पर अपनी मर्जी से कोई फालतू बातें नहीं चिपकानी है। जो कलकत्ता कहना चाहती है बस। बड़ा आंसर करना चाहती हो तो 2 एग्जाम्पल दे दो बस। कोई एक डायग्राम बना दो और बनाना चाहो तो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपने। The production system is concerned with capacity, location, layout, product, service design, work system, automation, vertical integration। ये है कुछ शब्द। इनके डिसीजन को बोलते हैं प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। किनके डिसीजन को? कैपेसिटी डिसीजन, लोकेशन डिसीजन, लेआउट डिसीजन। ये सब आपके ओएम के प्रैक्टिकल के टॉपिक्स के ही तो नाम हैं। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी मींस टेकिंग डिसीजन ऑन द फॉलोइंग मैटर्स and the matters are these. Then we have what is supply chain strategy. Supply chain strategy is managing the inflow of inputs, flow of components from suppliers into the company system. हमको ज्यादा इन्वेंट्री भी ना रखनी पड़े, जस्ट इन टाइम से काम चल जाए, और स्टॉक आउट वाली पोजीशन भी ना हो कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए और हमें मिल नहीं रहा। दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए खराब है। ओवर स्टॉकिंग हो रखी है, इन्वेंट्री में भरा पड़ा है रॉ मटेरियल, इस्तेमाल हो नहीं रहा, हम खरीदे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, ये भी गलत है। और स्टॉक आउट हो जाए, माल की कमी है, वो भी गलत है।
तो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी इज एंश्योरिंग JIT, जस्ट इन टाइम परचेज और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन दोनों। लेकिन JIT की यहां पर लिमिटेशंस रखी हैं, लिखी हुई हैं। JIT की लिमिटेशन क्या है कि हमारे पास बफर स्टॉक नहीं रहता। कोई संसार में अप्रत्याशित यानी अनप्रेसिडेंटेड घटना घट जाए तो हमारे पास तो स्टॉक है नहीं, हम प्रिपरेशन तो हमारे पास पहले से है नहीं, तो हमारे को दिक्कत किस वजह से होगी? जब शॉर्टेज हो जाएगा माल, हमारे पास बचा नहीं और सप्लायर कह रहा बन नहीं रहा, तो हम तो फंस गए। और बफर स्टॉक रखते थे तो ये लगता था कि माल कहाँ रखें, इतना सारा खरीद लिया हमने। दोनों ही सिचुएशंस में हमारे साथ समस्या है। ठीक है, अच्छा इस लिमिटेशन को ओवरकम कैसे करें? कई सारे सप्लायर रखो, मल्टीपल सप्लायर रखो। देखिए आप, डिपेंडेंस ऑन जस्ट वन सप्लायर ही तो गलत है। वी मस्ट बिल्ड रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल इन द मार्केट. We must build relationship with more than one supplier so that they can supply to us in case of need. We must continue giving small orders to more than one player. सारा माल एक आदमी से मत खरीदो, थोड़ा 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 बांट के अलग अलग सप्लायर के पास जाओ। What is marketing strategy? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन दोस्तों बहुत प्यारी परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर इंस्टीट्यूट की किताब से चुराई हुई। आप देखिए, मार्केटिंग इज नॉट एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग इज नॉट सेल्स, marketing strategy is about creating a position in the market. हम कौन है? आप जब इंडिगो एयरलाइंस लॉन्च हुई तो उसको LCC कहा जाता था। LCC, लो कॉस्ट कैरियर, कम पैसे वाली एयरलाइन। अब कोई उसे LCC नहीं कहता। अब किसी को ऐसा फील नहीं आता कि इंडिगो में बैठने का मतलब है हमारा स्टेटस सिंबल नहीं है। Everybody has accepted Indigo as a full-fledged airline and not just as an LCC. मेरा कहने का मतलब क्या है? कंपनी ने अपने आप को LCC पोजीशन करा तो आप लोगों ने उसे LCC समझा। कंपनी फुल फ्लेज्ड सर्विस प्रोवाइडर बनाएगी, अपने आप को पोजीशन करेगी, तो आप वैसे समझ जाओगे असल में तुम कंपनी की जो इमेज अपनी आंखों में बनाते हो वो तुम नहीं बनाते, कंपनी बनवाती है। उसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, द पोजीशन दैट अ कंपनी टेक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मार्केट सेगमेंटेशन, प्राइसिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी? HR स्ट्रेटेजी क्या होती है? HR स्ट्रेटेजी होती है स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। हमें लगता है स्ट्रेटेजी टू हायर पीपल। सर मैं साथ साथ वो शब्द बता रहा हूं जो गलत हैं और नहीं लिखने हैं। मैं खाली वो नहीं बता रहा कि ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या लिखो, मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर वो प्रश्न पूछा जाए तो क्या नहीं लिखना है। ठीक है, प्लीज, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी डज नॉट मीन हायरिंग एंड फायरिंग, only recruitment, selection, training, development. No, 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 no. It's about how to ensure productivity, how to make an increase in it. कैसे उसको इंक्रीज करें प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, फिर हायरिंग, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब काम तो अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। हायरिंग स्ट्रेटेजी देखो अलग है। हायरिंग स्ट्रेटेजी क्या है? हायरिंग स्ट्रेटेजी है टू फाइंड आउट पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल। अब तुमसे मान लो कोई पूछ ले हायरिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो तुम क्या लिखोगे? हायरिंग स्ट्रेटेजी मींस स्ट्रेटेजी ऑफ हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल। जब ये कलकत्ता ने ये स्टैंड लिया है, तुमको भी वही स्टैंड लेना है। कोई देखो, इस लाइन से मुझे प्यार नहीं था और बाकी लाइनों से मुझे नफरत नहीं थी। हायरिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर इंस्टीट्यूट की किताब में जो पूरा पैराग्राफ दिया उसमें से काट के मैं इतना लाया हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रू मीनिंग नजर आ रहा है आपको। देखिए, organizations hire people who have a positive attitude and who can work well in team. तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हायरिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? To hire people who have a positive attitude, who can work hard, who can interact with customers well than others. How do we mean by self managing teams? इनको प्रोजेक्ट बेस्ड टीम भी कहते हैं, पहले ये नोट कर लेना। मान लो हमारी कंपनी अपना प्रोडक्ट साउथ इंडिया में लॉन्च करना चाहती है, अभी तक हम केवल नॉर्थ इंडिया में थे। साउथ इंडिया में लॉन्च करने के लिए हमने एक टीम बनाई और हमने उसको सारी इजाजत दे दी, तुम अपने लिए हायरिंग कर सकते हो, तुम अपने लिए परचेज प्रोक्योरमेंट कर सकते हो, मतलब तुम अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम करो। उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजिंग टीम। देखो, सेल्फ मैनेजिंग टीम के मेंबर्स कोऑर्डिनेट देयर ओन एक्टिविटीज
मेक देयर ओन हायरिंग, ट्रेनिंग, वर्क, रिवॉर्ड, एवरीथिंग दे डू ऑन देयर ओन। ठीक है। हाउ टू कंसीडर पीपल एज रिसोर्स, तुम्हें शायद याद नहीं, यही मैंने 2 दिन पहले तुम्हें समझाया था। मैंने तुम्हें बताया था 2 दिन पहले कि ऑर्गेनाइजेशन अब वर्कर को वर्कर नहीं कहती, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं कहती। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को रिसोर्स के रूप में अब जानती है। हम ये बोलते हैं कि मेरे पास 5 रिसोर्स एक्स्ट्रा हैं, या मेरे पास 4 रिसोर्स की कमी है। ये आपका ये ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले आप एचआर रिक्वायरमेंट का ऑडिट करवाइए, पता लगाइए कि कितने कम और कितने ज्यादा वर्कर हैं आपके पास। गोल सेटिंग करिए, परफॉर्मेंस का असेसमेंट करिए, प्लान करिए कि अच्छा काम करने पर किसको रिवॉर्ड देंगे आप। पुराने लोगों को रिटेन करिए, नए को रिक्रूट करिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करके वर्कर की पर्सनालिटी इंप्रूव करवाइए। उसको ये महसूस होना चाहिए कि अगर मैंने ये कंपनी ज्वाइन कर ली है तो जब मैं निकलूंगा तो मेरा रिकॉग्निशन बड़ा होगा, लोगों के नजरों में मेरी एक्सेप्टेंस बहुत हाई होगी। इससे आपकी तरफ नए वर्कर अट्रैक्ट होंगे और पुराने लंबे समय तक के लिए रिटेन रहेंगे। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पीपल एंड बिहेवियर? पीपल एंड बिहेवियर का रिलेशन क्या है? पीपल आर नॉट लाइक अदर सोर्सेस, दे इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। उनकी वर्कर की कॉम्पिटेंस कैसी है, वर्कर का कल्चर कैसा है, वर्कर के बिहेवियर कैसे हैं, वर्कर का वर्क स्टाइल, वर्क पैटर्न कैसा है। हाउ टू ऑर्गेनाइज पीपल, यहां पर 3 चीजें लिखी हैं। एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, एचआर फंक्शन, जो रूटीन मैटर संभाल ले। जो फ्लोर मैनेजर है उसको टेंशन ना हो, प्रोडक्शन मैनेजर एचआर वाले भी काम संभाल रहा है, वो गलत है। मिडिल मैनेजर्स जो इंटरेक्ट कर सके वर्कर से भी और टॉप मैनेजमेंट से भी। और स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, सिस्टम ऐसा बनाओ, रूल्स ऐसे बनाओ जिससे लोग अपने लिमिट में रहें, अपना काम करें, प्रोडक्टिविटी में रखें, डिसिप्लिन में रहें। नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर। दोस्तों मैंने क्या किया है कि हर टॉपिक के नीचे, हर टॉपिक के नीचे, हर टॉपिक के नीचे मैंने एक डायग्राम दिया है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। आप लोगों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो डायग्राम याद करके जाएं पेपर में, और अगर क्वेश्चन आता है तो वो डायग्राम ड्रॉ करें। एग्जाम में मेरी सलाह है कि आप एग्जाम में डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करें। पेंसिल से ड्रॉ इसलिए नहीं करना कि गलत हो जाएगा तो मिटा दिया जाएगा, नहीं, पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे तो हाईलाइट होगा अलग से। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जाम में आए, अगर आए तो आपको उसका ये डायग्राम वहां पर पेपर में जरूर बनाकर आना है। समीर बाबू पूछ रहे हैं आपकी क्लास देखने के बाद क्या करें? वो आप थोड़ा बैक करके देखना, मैंने आज की क्लास में शुरू में ये बताया था कि आपको क्या करना है। ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जहां पर प्री डिफाइंड लेवल्स एंड प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबके पावर्स एंड ड्यूटीज बांट दें, सबको रिपोर्टिंग फिक्स कर दें कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है। नाउ क्या कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं? एक फंक्शनल, मल्टी डिविजनल, मैट्रिक्स, ट्रांसनेशनल, प्रोजेक्ट, और इनके बाद एक एसबीयू भी आपको दिखाई देगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब मान लो एग्जामिनर ने आपसे फंक्शनल स्ट्रक्चर पूछा, आप कितना ही अच्छा लिखाओ, कितना ही अच्छा लिखाइए आप, जब तक ये डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको बढ़िया नंबर नहीं मिलेंगे। मेक दिस डायग्राम, ओनली देन यू कैन विन द मैच। ठीक है। ताहिर पूछ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास कब होगी? बस इस हफ्ते आपका ये एसएम पूरा हो गया, आने वाले हफ्ते में आपका बचा हुआ ओएम, ऑडिट और कॉर्पोरेट अकाउंट होगी। ठीक है। चलो ये क्लियर हो गई। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कितना आसान है डायग्राम। इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? हम एक्टिविटी के हिसाब से डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, अलग अलग एरिया ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। अगला कौन सा है? मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। हम इसमें डिवीजन ए, डिवीजन बी बनाएंगे, जैसे डिवीजन ए हो गई और डिवीजन बी हो गई। इन दोनों डिविजन्स के अपने अपने मार्केटिंग होंगे, अपने अपने फाइनेंस होंगे, अपने अपने ऑपरेशंस होंगे। देखो आप,
इन दोनों को हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर को सीईओ मैनेज करेगा। तो आपको एग्जाम में बस इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम याद करके जाइए और इस अफवाह में मत पड़िए। मैंने सुना है लोग कहते हैं एक पेपर में डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर गाइडलाइन लिखी है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लिखा है कि अगर डायग्राम बनाने हो तो पेंसिल से बनाएं। तो अगर डायग्राम नहीं बना सकते तो वो ऐसा क्यों लिखते हैं? ठीक है, कोशिश करिए प्लीज ये समझने की। अगला है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, जरा ध्यान से अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो 3 बार ऑपरेशन, 3 बार सेल, 3 बार फाइनेंस, 3 बार एचआर लिखा है, राइट। और 2 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक सीईओ है। आपको बस थ्योरी में तो लिख देंगे आप कुछ भी जो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आप डायग्राम देखिए, भारी नहीं है। 4 प्रकार के डिपार्टमेंट वर्टिकली फैशनड कर दिए गए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हॉरिजॉन्टली लिखा गया है, टॉप पे सीईओ है। कहां मुश्किल है? तो यहां पर देखिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ट्रांसनेशनल कल्चर क्या होता है भाई? अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोई फॉरेन ब्रांच है, तो हमारी फॉरेन ब्रांच है तो हमारी, और हम उस देश के लिए नए हैं, तो हमें जब देश के पार जाना है, बॉर्डर पार अपनी ब्रांच खोलनी है, तो हमें वहां का थोड़ा सा लोकल कल्चर के लिए अपनी रिस्पॉन्सिवनेस दिखानी होगी। थोड़ा सा हमें अपना एक 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 चीज फर्क करनी पड़ेगी कि हम अगर उस मार्केट में अपना डिपार्टमेंट, अपना ऑफिस खोल रहे हैं तो ये देखिए, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंटरनेशनल सब्सिडरी, राइट। सो यू नीड टू शो द पीपल ऑफ दैट कंट्री दैट यू आर वन ऑफ देम। नेस्ले का विज्ञापन अमेरिका में अलग प्रकार का, स्विट्जरलैंड में अलग प्रकार का, हिंदुस्तान में अलग प्रकार का होता है दोस्तों। तो अगर नेटिव कंपनी जो है अपने देश में विज्ञापन करेगी तो अलग, लेकिन दूसरे देश में उसको अपना कल्चरल सिनेरियो स्विट्जरलैंड वाला नहीं दिखाना है। जिस देश में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपको उस देश के हिसाब से थोड़ा सा लोकल एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या याद होगा? आपने कभी पढ़ा हो प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर? इन दिस स्ट्रक्चर द टीम्स आर क्रिएटेड टू फिनिश अ पर्टिकुलर टास्क। द टीम्स आर क्रिएटेड, दे डू अ टास्क, एंड व्हेन द टास्क इज अकम्प्लिश्ड द टीम इज डिसॉल्व्ड। इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर। टीम्स आर क्रिएटेड, अंडरटेक द वर्क, एंड देन द टीम्स आर डिसॉल्व्ड। जैसे ओलंपिक खेलों की तैयारी, G20 की तैयारी, अब खेल हो ली है, हिसाब किताब और अकाउंट्स और ऑडिट होता रहेगा धीरे धीरे। कैसे पता चलेगा कि बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पता कैसे चलेगा कि सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा है। सारे स्ट्रक्चर अच्छे, शोरूम में लगे सारे कपड़े और शोरूम में खड़ी हुई सारी गाड़ियां सब अच्छी हैं, कोई किसी के लिए और कोई किसी के लिए। उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के टेस्ट हमारे पास दिए गए, कुल 9, हाँ 9 ही है ना, हाँ 9 प्रकार के टेस्ट हैं हमारे पास। ये 9 प्रकार के टेस्ट हमारे हिसाब से हमें डिसाइड करके बताते हैं कि कौन सा बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट एडवांटेज के हिसाब से देखें तो कौन सा बढ़िया है, पेरेंटिंग एडवांटेज टेस्ट के हिसाब से देखें तो कौन सा बढ़िया है। यहाँ पर हर किसी का अपना एक टेस्ट दे रखा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको देखना है कि आपके लिए क्या मैटर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, मार्केट एडवांटेज टेस्ट, जिस मार्केट में आप हैं वहां पर पहले से क्या चल रहा है उसी को आप अपने लिए फॉलो करें, राइट। पेरेंटिंग एडवांटेज क्या है? जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम सब्सिडरी हैं, हमारा पेरेंट कौन है, जैसा वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है हम भी वैसी कर लें। पीपल टेस्ट, हमारे लोगों के, हमारे लोगों की, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारी टीम है, उनकी फीचर्स कैसे हैं, उनका पर्सनालिटी कैसा है, उनके हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर बनाएं। तो ये अलग अलग आधार पर बताया गया है कि कुल 9 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं। जिन 9 प्रकार के स्ट्रक्चर्स में से आप, वो 9 प्रकार के टेस्ट हैं जिनमें से आपको पता लगाना है कि सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा है। एग्जाम में दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो आपको 3-4 टेस्ट के नाम दे दे और आपसे कहे कि उसका मतलब बताइए। तो आप ये परेशान मत होइएगा अगर आपको 9 नाम याद ना हो तो,
मान लो एग्जाम में 9 के 9 टेस्ट लिखने को आ गए, जितने याद है उतने लिख दो, स्किप नहीं करना है क्वेश्चन। और मैं कह रहा हूं ऐसा होगा, ज्यादा चांसेस बात के हैं कि वो आपको 9 के 9 टेस्ट का नाम नहीं पूछेंगे, वो आपको 4 टेस्ट का नाम लिख कर देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इन टेस्ट का मतलब क्या है। ऐसा ज्यादा हो सकता है पेपर के अंदर। व्हाट इज एसबीओ स्ट्रक्चर? सबसे पहले तो आप ये याद करिए कि एसबीओ जो है वो मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में ही इस्तेमाल होता है। मल्टी प्रोडक्ट एसबीओ मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये क्या होता है मतलब? हमने कल नहीं बात करी थी कि जिस कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट हैं, वो कैश काउ स्टार वगैरह में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसके जितने प्रोडक्ट हैं अलग अलग, जिनके लिए वो अलग स्ट्रेटेजी बनाता है, उसे बोलते हैं एसबीयू। हर वो यूनिट जिसके लिए वी आर मेकिंग अ सेपरेट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एस बी और यू। ठीक है, ये देखो एसबीयू वन, इट मे बी टेक्सटाइल, एसबीयू टू इट मे बी रेडीमेड गारमेंट्स, एसबीयू थ्री इट मे बी सीमेंट। आजकल आप उस पर जाइए, वो सोनी टीवी पर ऐड आता है आदित्य बिरला ग्रुप का, और वो बहुत बढ़िया विज्ञापन उन्होंने बनाया है। अपने सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने उस विज्ञापन में दिखाने की कोशिश करी है कि देखिए आदित्य बिरला ग्रुप कहां से कहां तक है, किन किन चीजों में है, क्या क्या बिजनेसेस में है। सो एवरी बिजनेस दे आर शोइंग यू इन देयर एडवर्टाइजमेंट is an SBU. Every business that they show in their advertisement is in separate SBU. चलिए, how to identify appropriate SBU? Appropriate SBU मतलब relevant to keep। कौन सी एसबीयू ऐसी है जिसको आपने रखना चाहिए और जो सा आपको हटा देना चाहिए? मार्केट बेस्ड और कैपेबिलिटी बेस्ड, दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मार्केट में किसका मार्केट ज्यादा अच्छा है, किसमें पोटेंशियल बहुत है, उसकी वो वाली एसबीयू अच्छे से रखो अपने पास। दूसरा तरीका है कि भले ही अभी मार्केट नहीं है लेकिन हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो हम मार्केट क्रिएट कर लेंगे उसका। ये आपकी थॉट है कि आप कौन सा चूज करते हैं। अब ये 23वां जो क्वेश्चन है वो तो एक डिफरेंस का है कि फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में क्या फर्क है। देखिए, फॉर्मुलेशन में एक्शन से पहले का काम होता है और इसमें एक्शन के दौरान वाला काम होता है। फॉर्मुलेशन में हम फोकस करते हैं कि इफेक्टिवनेस हो और इंप्लीमेंटेशन में एफिशिएंसी हो। फॉर्मुलेशन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, ये ऑपरेशनल प्रोसेस होता है। प्लानिंग के समय इंट्यूटिव और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए और इंप्लीमेंटेशन के समय मोटिवेशन और लीडरशिप स्किल्स चाहिए। प्लानिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो कुछ लोगों में चाहिए, क्योंकि कुछ ही लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। नॉट एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्वड इन द प्लानिंग इवन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, बट इंप्लीमेंटेशन के समय तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें लगी होगी, तो मेनी इंडिविजुअल्स वुड बी नीडेड। नाउ व्हाट इज बीपीआर? कल आपने एक शब्द पढ़ा था, कल आपने एक शब्द पढ़ा था ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब जो है, ड्रिफ्ट एक सडन चेंज। बीपीआर सडन नहीं होता, बड़ा चेंज होता है। अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में करे गए परिवर्तन ड्रिफ्ट कहलाते हैं, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। और कंपनी में अचानक से नहीं, सोच समझकर करे गए बड़े चौड़े परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन, वेरी ह्यूज सेट ऑफ चेंजेस, उसको कहा जाता है, बताइए क्या? बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को रेडिकल रीडिजाइन कहते हैं। जो भी काम करने का हमारा आज का तरीका है उसका रेडिकल रीडिजाइन करना। ये हम क्यों करते हैं? सर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने आप को मार्केट में सस्टेन करना है। अगर हम इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट? फ्यूचर में जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनसे लड़ने के लिए अभी हम तैयार हो जाएं, और अभी जिस पोजीशन में है उससे हम बेटर पोजीशन में आ जाएं। फिर है व्हाट आर द मेजर कंसर्न इन बीपीआर? मेजर कंसर्न क्या है? मेजर कंसर्न ये है कि बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे दूसरी बात यह है कि
बिजनेस प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? हमको खर्चा तो करना पड़ेगा ही। देखिए आप, प्रोसेस मैपिंग में बहुत खर्चा है, रूटीन ऑपरेशंस जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो पाते। तो बीपीआर का मेजर कंसर्न है कि अगर हम बीपीआर पे लग जाएंगे तो हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारी मनी लगेगी, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और कोई भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इतनी आसानी से बीपीआर इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, राइट दोस्तों? चलिए, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? बस आपको ये कंट्रोल करना है कि आपका बिजनेस मॉडल जैसा आपने इंटेंड किया था, जैसा आपने प्लान किया था, वैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि नहीं चल रहा तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजीज। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? 4 लेवल होते हैं, याद रखने हैं आपको। ऐसी चीजों में चक्कर होता है कि स्टडी मटेरियल में 4 लेवल लिखे हैं, पता है? जितने भी मैनेजमेंट की बड़ी किताबें होती हैं जो मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के जो टोटल लेवल्स हैं दोस्तों, यहाँ जो लिखे हैं वो 4 हैं। 5 लेवल माने जाते हैं दुनिया में, लेकिन इंस्टीट्यूट की किताब में 4 है, हमने 4 ही पढ़ना है। पहला कंट्रोल है कॉर्पोरेट, दूसरा है डिविजनल, तीसरा है फंक्शनल, चौथा है इंडिविजुअल। पता है कैसे बने? आप किसको कंट्रोल कर रहे हो? कॉर्पोरेट एक्शंस को, कॉर्पोरेट डायरेक्शंस को, कॉर्पोरेट वैल्यूज को। तो ये है किसी डिवीजन को, किसी एक्टिविटी को, या किसी इंडिविजुअल को। तो आप किसको कंट्रोल कर रहे हो उसके हिसाब से ये बनाए गए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जनरल कंट्रोल? एक पर्सनल कंट्रोल, एक आउटपुट कंट्रोल, एक बिहेवियर कंट्रोल। पता आपको ये क्या है? इनको जनरल क्यों कहा जाता है? कॉमन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल, कलकत्ता की किताब से एक शब्द भी बाहर नहीं करना है, ठीक है? कम लिखाना है पेपर में, लेकिन ज्यादा नहीं लिख कर आना है। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। 3 नहीं होता भाई। अच्छा, 3 थोड़ी लिखा है, टाइप्स लिखा है। व्हाट आर द टाइप्स? एक है प्रेमाइस कंट्रोल, इसमें हम अजम्पशंस को चेक करते हैं। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस मतलब मॉनिटरिंग कि हमारा डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल मतलब एक्सेप्शनल अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन मतलब यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो ये 4 कैसे बने कि आप किस चीज को कंट्रोल करते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस? 2 ही अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी, पता आपको क्या फर्क है दोनों में? एनीवन? यहां तो लिखा नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वेयर यू कंट्रोल मोर, यू अलाउ लेस। कंटेम्प्रेरी अप्रोच क्या है? यू अलाउ मोर, यू कंट्रोल लेस। कंटेम्प्रेरी अप्रोच कहती है दैट द वर्क फ्लो मस्ट बी मेड इंडिपेंडेंट, मस्ट नॉट बी इंटरफेयर्ड। Only when there is a problem, only when there is some unusual activity, when there is some big problem going to happen, then only the contemporary approach, then only the control takes place. तो दोनों में क्या फर्क है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कंट्रोल ज्यादा था और कंटेम्परेरी अप्रोच में कंट्रोल कम है, ठीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? ये तो अजीब सी बात है। देखो क्या है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या करता है। 6-7 टॉपिक पढ़ लिए, 6-7 पॉइंट पढ़ लिए पहले कंट्रोल पे, अब पूछ रहा साहब उसका यूज क्या है, उसका रोल क्या है? सर ये आपको ऑन द ट्रैक रखता है। ये देखिए क्या लिखा है, ये एम्बिशियस गोल फिक्स करता है आपके लिए, टारगेट आपके लिए फिक्स करता है, और फिर परफॉर्मेंस मेजर्स फिक्स करता है। ये चेक करता है कि वो अपने परफॉर्मेंस में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। किसी भी कंट्रोल का, इसको छोड़ो ऐसी तैसी इसकी, आप मुझे बताइए वैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आप कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सपने देखे गए, पहले तो देखे गए, वो सपने देखे गए, उन पे काम किया गया कि नहीं, सही दिशा में किया गया कि नहीं, और उससे कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर कंट्रोल? देखो आप, मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू गिव अ रिलायबल पिक्चर। टू मेनी कंट्रोल गलत होता है। रीजनेबल होना चाहिए।
सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल रिजल्ट्स उससे आने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, डिले में कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने तो कहा कि एक्सेप्शनल चीजों को ही केवल कंट्रोल करा जाए, और अगर आप स्टैंडर्ड से ऊपर काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। व्हाट इज ऑपरेशनल कंट्रोल? पहले इसका नाम लिख लो, इसको एक्टिविटी कंट्रोल भी कहते हैं। दोनों में फर्क समझ आ गया? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में इफ थिंग्स डू नॉट वर्क वेल, यू चेंज द स्ट्रेटेजी। इन द ऑपरेशनल कंट्रोल, इफ थिंग्स डोंट वर्क वेल, यू चेंज द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। तो प्लानिंग बदलना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, प्लानिंग को रिव्यू करना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, कार्य को रिव्यू करना आउटपुट कंट्रोल है, या फिर इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल है, या फिर ऑपरेशनल कंट्रोल है। इसका प्रोसेस है, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, डेविएशन पता लगाते हैं, एक्शन करेक्शन करते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो स्ट्रैटेजी दोबारा बनाते हैं। मस्ट फॉलो स्टेप्स लिख दीजिए, 4 स्टेप नहीं। टास्क कंट्रोल किसे कहते हैं? वर्क असाइंड टू वर्कर, किसी वर्कर को कोई वर्क असाइन किया गया टू अ वर्कर, तो उसने कितनी एफिशिएंसी से उसको काम किया। व्हाट इज KRA? पता है कुछ आपको व्हाट इज KRA? जब किसी वर्कर को हायर करा जाता है, या किसी वर्कर का डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, जब किसी वर्कर से पूछा जाता है कि साहब वो आप इस पोस्ट के लिए कंफर्टेबल हैं, हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम उसे ये भी तो बताते हैं कि वहां पर आपसे उम्मीदें हमारी क्या होंगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या होंगी, आपके परफॉर्मेंस गोल्स क्या होंगे। वो KRA है, की रिजल्ट एरिया, यानी कि हम अपने वर्कर के साथ मीटिंग करते वक्त उसे बता रहे हैं कि आपको यहाँ 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 परफॉर्म करना होगा। हम किसी वर्कर को हायर करते वक्त उससे पूछ रहे हैं, देख भाई बात सुन, तेरे को ये काम करना है, तेरे को यहाँ यहाँ परफॉर्म करना है, कर लेगा? वो कहता हाँ जी कर लूंगा। ये देखो आप, शॉर्ट लिस्ट ऑफ ओवरऑल गोल्स, ठीक है, हाउ एन इंडिविजुअल डज देयर जॉब, राइट, जनरल गोल्स वर्कर को जो पकड़ाए जाते हैं करने के लिए। हाँ जी, लेकिन इसको डेवलप करने में क्या प्रॉब्लम आती है? क्लैरिटी नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और टॉप वाले लोग जो है वो थोप देते हैं, इंपोज कर देते हैं, और हमारे हमारे पास कोई उसमें ऑप्शन नहीं होता। व्हाट इज KPA? KPA इज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। अब आपको मन कर रहा होगा ये पूछने का कि इन दोनों में क्या फर्क है, टास्क इसमें KRA और KPA में फर्क हो या नहीं हो, आपको याद करके जानना है, ठीक है। समीर का क्वेश्चन क्या है? KRA एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन तो BST में भी था, तो ये क्या अलग है उससे? हाँ जी, सब अलग है, बिल्कुल अलग है। जो भाषा, जो मतलब यहां बताया गया है, आपने वही करना है। तो परफॉर्मेंस एरिया के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं, फाइनेंशियल्स, बेटर रेवेन्यू, लेस कॉस्ट, नेट प्रॉफिट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लेस कंप्लेंट्स, लाइक कस्टमर रिटेंशन, market perception, the image that we have created for ourselves in the mind of consumer, productivity, less defect, less time, more production, minimum input, maximum output. What is KPI? KPI is an indicator that tells you the stage of your progress. If you remember in the yesterday's lecture, I told you कि हमको कैलकुलेट करना चाहिए कि हम कहां तक आ गए, राइट। हमको हमारी सक्सेस का डेफिनेशन पहले से डिफाइन करके रखना चाहिए कि हमारे पास अमाउंट ज्यादा हो जाए उसमें हम खुश हैं, कि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो जाए उसमें हम खुश हैं। सो अलग अलग लोगों के लिए परफॉर्मेंस का इंडिकेटर अलग अलग होगा, राइट। इज अ मेट्रिक दैट मेजर्स वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। व्हाट इज गोल कॉन्ग्रुएंस? हाँ जी, मैचिंग। अलग अलग लोगों की, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप की जब गोल मैचिंग कर देता है, तब भाई वर्कर्स कुछ और गोल रखे बैठे होंगे, मैनेजमेंट कोई और गोल रखे बैठा होगा। जब तक उनके गोल में कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी, जब तक उनका गोल मैचिंग नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला, राइट। व्हाट इज एजेंसी थ्योरी? बताइए आप, व्हाट इज एजेंसी थ्योरी? दोस्तों,
See, the board of directors, the managers, the people who run the company, they run it for the benefit of shareholders. So you are managers of them. देखिए, एजेंसी थ्योरी कहती है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और चलाने वालों के बीच में। मैनेजमेंट फंक्शंस जब करता है, तो मैनेजर जब फंक्शंस करता है तो वो पूरी दुनिया का नहीं सोचता, वो ज्यादातर शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट पैदा करने की कोशिश करता है। और उसके चक्कर में कभी कभी एथिकली अनएथिकल हो जाता है, लीगल इलीगल हो जाता है, बिकॉज दे वर्क एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। क्योंकि इनको शेयर होल्डर्स को जवाब देना है, तो ये बस ये उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। इससे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मार्केट में बाकी स्टेक होल्डर्स का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, गोल कॉन्ग्रुएंस कैसे अचीव होगा? गोल कॉन्ग्रुएंस कैसे अचीव होगा बताइए? अगर हम मैनेजर्स को इंसेंटिव्स देंगे। मैनेजर्स को ये नहीं फील होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और हम उसके एजेंट हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। हम कमा के दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को और हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। ये गलत अवस्था है। हाउ टू डील विद एजेंसी प्रॉब्लम, वैसे तो ऊपर यही बात आई थी। सबसे पहली बात परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए। जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको आप ईसॉप दे दीजिए, शेयर ऑप्शंस दे दीजिए, किसी भी प्रकार का कुछ भी, लेकिन उन तक पहुंचना चाहिए। दोस्तों, ये ठीक है, खत्म हो गया, लेकिन ये डिजिटल तो हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, आपके पास मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, हमारे पास आज तो टाइम है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्या क्या है? एक तो स्टडी मैट में जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करके जाइए। जितनी एसएम की मेरी समरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो करके जाइए। और सीओसी एजुकेशन की वेबसाइट पर जो टेस्ट पेपर्स हैं आप वो करके जाइए। कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों, भटकना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं देखता हूं बच्चे आधा चैप्टर इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हैं, आधा उस चैनल पे। आधा चैप्टर इस दोस्त से पढ़ लिया, आधा उस दोस्त से। फिर कहते हैं थोड़ी इतना तो मैं कर ही दूंगा, नंबर आते नहीं। तो तुम लोग अगर किसी को भी ऐसा सौतेला व्यवहार करोगे किसी सब्जेक्ट के साथ तो क्या होगा? अरे यार, जैसे बैठ करके प्रैक्टिकल पेपर के कैलकुलेशन करते हो, 10-10, 20-20, 50-50 सवाल लगा लेते हो, वैसे ही अगर इतना थोड़ा सा समय इसको देंगे तो ही हो पाएगा। आप इसके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे, रिजल्ट वाले दिन आपको फील होगा कि हमारे को फेल कर दिया गया। कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है? हाँ, अब अगर ये तो हो गया समरी के लिए। अगर आप डिटेल्ड करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन तो यह है ही कि आप क्लासेस खरीद लीजिए, राइट? क्लासेस खरीदने के साथ साथ अगर आप इस समरी का डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप ई बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास का तो अपना आनंद है ही। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो इसको भी अपनी आंखों में बसा के रखें, ये बहुत कीमती था। नाउ वी हैव टाइम, आई कैन टेक योर डाउट्स फॉर 2 or 4 minutes। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो ऐसा विच इज रिलेटेड टू एसएम ओनली, व्हेन सम अदर सब्जेक्ट वुड कम यू विल कम टू नो। लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से कुछ आप पूछना चाहें तो प्लीज बताइए। समीर कह रहे हैं सर एवरेज कितने मार्क्स का आ जाता है इस सब्जेक्ट में? देखिए, एसएम का अलग से तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ओएमएसएम का हमारा एवरेज 60 ही है, आप पता कर लीजिए। ओएमएसएम में सबसे अच्छे बात यह है कि इसमें बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे आपके नंबर आते हैं। रिजल्ट वाले दिन भी हमने वीडियो डाली थी कि किस किस के देखिए कितने कितने नंबर है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि गंगा तो एक ही बह रही है। कोई उसे पी के लाभ ले रहा है, कोई उसको नहीं पीना चाहता। क्लास के अंदर तो सभी बहुत बढ़िया काम करते हैं, बच्चे सभी बैठे हैं सेम टीचर के कमरे में। किसी के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, किसी के कम। क्यों? ये मैटर करता है कि आपने मेरी बात एज इट इज फॉलो करी कि नहीं करी। मैंने आपको कहा है कि ये सब कुछ जो मैंने ऊपर लिखा है ये लिख लिख कर देखना है। अगर स्टडी मैट के क्वेश्चन आपने मान लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करा और यूं पढ़ने लगे, तो पढ़ना नहीं है आपने कुछ भी, लिखना है हाथ से। और जब लिखना शुरू करें तो ये सोच के लिखिएगा कि कम से कम 2 बार लिखना है आपको। इतनी बार लिख दीजिए जब आपका एसएम का दिल करे या कुछ भी थ्योरी पढ़ने का मन करे, पढ़ना नहीं है, लिखना है। जितना लिखेंगे उतना याद होगा।
ये मान लेंगे आप तो बस लाजवाब होगा सब कुछ। अच्छी थ्योरी भी लिखें तो कितने मिलते हैं एसएम में? 40 में से पता नहीं चलता ना वो पूजा जी। ओएमएसएम का पेपर 100 नंबर का होता है और एक ही कॉपी में होता है, तो किसी को जानकारी नहीं ना। और दूसरी बात, आप लोगों में ने शायद मेरी पहली क्लास नहीं देखी। मेरी पहली क्लास के शुरू के 9 मिनट देखिए, मैंने उसमें बताया है कि एग्जाम में क्या करना है। अगर आपका ओएम स्ट्रांग है तो आप एसएम में 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 14-14 नंबर के 3 क्वेश्चन, उसमें से कोई एक कर लीजिए तो भी काम हो जाएगा आपका। सिर्फ एक करना पड़ेगा आपको 14 नंबर का एसएम, बाकी सब ओएम कर लीजिए। अगर आपको एसएम ज्यादा पसंद है तो आप 42 नंबर की एसएम कर लीजिए और बचा हुआ ओएम कर लीजिए। ये तो आपको तय करना है कि आपने क्या करना है। अलग अलग नंबर तो पता ही नहीं चल पाते ना, और कोई कोई बता भी रहा है तो कैसे बता रहा है? एक आध बच्चे की कॉपी आई होगी, उसको देख के क्या बता सकते हो आप? ठीक है, चलिए दोस्तों, ऑल राइट। तो मुझे लगता है बस आज का हमारा सेशन पूरा हुआ, हमारा एसएम का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब जिम्मेदारी आपके हवाले। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। और हमेशा ये ध्यान रखें कि सीओसी एजुकेशन आपके साथ बनी हुई है। जब भी आपको कोई समस्या हो आप हमें अप्रोच करें इन द एंटायर जर्नी ऑफ योर सीएमए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।